Hello everyone, welcome to the new class of biology. Up till the previous class we discussed various kingdom, the five kingdom classification mainly, and we discussed about the main three kingdoms, kingdom Monera, kingdom Protista and kingdom Fungi. किंगडम प्लांटी एंड एनिमेलिया आपके सिलेबस के हिसाब से एक्चुअली कैंसिल कर दिया गया है, बट स्टिल वी विल अंडरस्टैंड द मेन कंसेप्ट्स. नोट्स के हिसाब से अगर देखा जाए, अगर आपने जैसे पिछली बार आपसे कहा गया था, अगर नहीं भी कहा गया हो तो भी ये वाला डायग्राम जहाँ तक आपने नोट्स लिखा है उसके नीचे ये वाला डायग्राम बना लेना. आपके टेक्स्ट बुक में पेज नंबर 85 में मिल जाएगा. इस डायग्राम के बाद नीचे आप किंगडम मतलब प्लांटे हेडिंग लगा लेना. हेडिंग लगाने के बाद उसका एक दूसरा डायग्राम आएगा, वो आपको बता देंगे, तब आप वो डायग्राम बना लेना. एक छोटा सा फ्लो चार्ट, कुछ इस तरह दिखने वाला एक फ्लो चार्ट है, वो आप बना लेना. हम मेन चीज़ों के बारे में अगर देख लेते हैं, इसमें क्या क्या टाइप्स आते हैं. इसमें बस पढ़ने लायक ज़्यादा कुछ नहीं है. इट्स जस्ट यू नीड टू अंडरस्टैंड व्हाट आर द नेम्स एंड what are the things actually. Okay, so kingdom Plantae consists of different types of small classifications. First one, Thallophyta. Second one, Bryophyta. Third one, Pteridophyta. Next comes the Gymnosperms, देन एंजियोस्पर्म्स. ये 5 कैटेगरीज मेनली आते हैं आपके किंगडम प्लांटे कैटेगरी के अंदर. ओके, तो प्लांटे हेडिंग लिखने के बाद व्हाट शुड यू डू, यू शुड जस्ट ड्रॉ दिस चार्ट अंडर किंगडम प्लांटे. ठीक है, किंगडम प्लांटे लिखने के बाद आप नीचे ये वाला हेडिंग लिख लेना. अपन इसमें से पढ़ लेते हैं कि क्या है ये और किस तरीके से ये हेल्पफुल है. There is nothing to study in detail, but you should understand what are the concepts actually coming under it. Okay, हमने बताया कि प्लांटे किंगडम प्लांटे में 5 छोटे छोटे और क्लासिफिकेशंस आते हैं. थाइलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म्स, एंजियोस्पर्म्स. ठीक है, ये 5 क्लासिफिकेशंस आते हैं. नाउ वी विल अंडरस्टैंड ईच एंड एवरीथिंग. फर्स्ट वन, थाइलोफाइटा. थाइलोफाइटा मतलब वो कैटेगरी ऑफ प्लांट्स जिसमें खुद का एक प्लांट पार्ट मौजूद नहीं रहता. मतलब प्लांट का अपना जो पार्ट रहता है, स्टेम, रूट वगैरह, वो डिफरेंशिएटेड नहीं रहता, सारा एक जैसा ही रहता है, एक समान रहता है. ओके, ये एक कैटेगरी. दूसरी कैटेगरी वो प्लांट्स जिसमें अपना खुद का प्लांट पार्ट रहता है, मतलब अलग अलग प्लांट पार्ट रहता है, और वो भी अलग अलग कैटेगरी में आते हैं. एक जिसमें वॉस्कुलर टिश्यू नहीं रहता, दूसरा जिसमें वैस्कुलर टिश्यू रहता है. व्हाट इज एक्चुअली वॉस्कुलर टिश्यू पढ़ा होगा आप लोगों ने, हमने पढ़ा भी था. वॉस्कुलर टिश्यू मतलब इट इज़ एक्चुअली ए कॉम्बिनेशन ऑफ जाइलम एंड फ्लोएम. जाइलम और फ्लोएम के कॉम्बिनेशन को वॉस्कुलर टिश्यू कहते हैं, है ना. सो दोज प्लांट्स विच डू नॉट हैव वॉस्कुलर टिश्यू आर एक्चुअली ब्रायोफाइटा, एंड दोज प्लांट्स विच हैव वॉस्कुलर टिश्यू उनको और भी कैटेगरी में डिवाइड किया गया है. सो ऐसे प्लांट्स जो अपना खुद का वॉस्कुलर टिश्यू नहीं रहता, उनकी अपनी खुद की सीड प्रोडक्शन की एबिलिटी भी नहीं रहती, एंड सच प्लांट कैटेगरी आर नोन एज टेरिडोफाइट्स या फिर टेरिडोफाइटा. ठीक है, ओके. इसके एग्जाम्पल्स वगैरह आप देख लेना, टेक्स्ट बुक के अंदर मिल जाएंगे. बस वी नीड टू गो थ्रू द थिंग व्हाट वी आर अंडरस्टैंडिंग हियर. एक काम कर लेना आप लोग, इट्स बेटर, जब आप ये डायग्राम बनाओगे, ये फ्लो चार्ट जब आप बनाओगे, देन इसमें हर एक के नीचे मोनेरा, प्रोटिस्टा और एनिमेलिया, प्लांटे, फंगाई, ये जो कैटेगरीज हमने पढ़े थे 5 किंगडम क्लासिफिकेशन के हिसाब से, इनके नीचे 1-2 एग्जाम्पल्स लिख लेना ताकि आपको पता चले ओके दीज आर द एग्जाम्पल्स. ओके, उसी तरह यहाँ पर जैसे अभी बताया किंगडम प्लांटे के 5 क्लासिफिकेशंस. थाइलोफाइटा, इसके नीचे इसके 1-2 एग्जाम्पल्स. टेरिडोफाइटा, इसके नीचे इसके 1-2 एग्जाम्पल्स. ब्रायोफाइटा, इसके नीचे इसके 1-2 एग्जाम्पल्स. ओके, 2 एग्जाम्पल्स मिनिमम लिख लेना हर एक के नीचे. चाहे वो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन का चार्ट बनाओ, ये वाला चार्ट बनाओ, या फिर आगे एक और आएगा एनिमल के क्लासिफिकेशन का,
उसके अंदर भी। ओके, सो वॉस्कुलर टिश्यू वाले जो रहते हैं, विच हैव द वॉस्कुलर टिश्यू, दोस प्लांट्स आर कैटेगराइज्ड इनटू टू, वन विच हैव नेकेड सीड्स, वन विच हैव सीड्स इनसाइड फ्रूट। मतलब एक जिसमें फ्रूट्स के अंदर सीड्स रहते हैं, ये वाले, और दूसरे जिसके पास सीड ऑलरेडी मौजूद रहते हैं, कोई फ्रूट के अंदर नहीं रहता, खुला हुआ ही रहता है। ओके, सो फ्रूट प्रोड्यूसिंग एबिलिटी वाले प्लांट्स, उनको हम कहते हैं फनेरोगैम्स। इससे कुछ ज़्यादा मतलब नहीं है, ये बस नाम का ही है। तो फ्रूट प्रोड्यूसिंग एबिलिटी वाले दो टाइप ऑफ प्लांट्स, दो कैटेगरी प्लांट्स हैं। एक होता है जिम्नोस्पर्म, जिसका अपना नेकड सीड रहता है, खुला हुआ सीड रहता है। एंड सेकेंड टाइप इज एक्चुअली एंजियोस्पर्म, जिसके सीड फ्रूट के अंदर रहते हैं। ओके, and this angiosperm is further classified into two more categories. ये एंजियोस्पर्म और दो कैटेगरी में डिवाइड करके रखा गया है। वन विथ हैज टू कोटिलिडन, जिसे सीड कोट भी कहते हैं, सीड की कवरिंग जिसे कहते हैं, जिसमें दो कोटिलिडन होता है, वो होता है डाइकोट। जिसमें एक कोटिलिडन होता है उसे कहते हैं मोनोकोट। ज़्यादातर जो घास कैटेगरी के आते हैं वो मोनोकोट कैटेगरी में आते हैं, और जो डाइकोट्स वगैरह होते हैं जैसे चना वगैरह है, ग्राम्स, पीस वगैरह, वो डाइकोट कैटेगरी में आ जाते हैं। ओके, सो दिस इज एक्चुअली द क्लासिफिकेशन ऑफ किंगडम प्लांटे। ठीक है, यू हैव टू ड्रॉ दिस चार्ट अंडर द हेडिंग प्लांटे, जो अभी हेडिंग आपको बताया था, कौन सा वाला, ये जो हेडिंग आप लोगों को बताया गया था प्लांटे, इस प्लांटे हेडिंग के नीचे आपको वो चार्ट बनाना है। ओके, नथिंग एल्स यू हैव टू मेक। जैसे नोट्स दिया जाता है उसी तरह से कंटिन्यूस लिखते जाना है, बस वो चार्ट बनाना है आपको, और कुछ नहीं लिखना उसके नीचे। एंड एग्जाम्पल्स, हर एक कैटेगरी के नीचे एग्जाम्पल्स। उसी तरह उसका चार्ट जब बना लिया हो प्लांटे का, नेक्स्ट हेडिंग आप लिखोगे एनिमेलिया। एनिमेलिया में भी बहुत सारे कैटेगरीज आते हैं, बहुत सारे डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ प्लांट्स, जो आज के ज़माने में अभी भी पाए जाते हैं और पहले भी पाए जाते थे। ये रहा उसका पूरा क्लासिफिकेशन। यू हैव टू ड्रॉ दिस चार्ट अंडर किंगडम एनिमेलिया लिखना है आपको, और उसके नीचे जो बताया जा रहा है सिर्फ उनके एग्जाम्पल्स ढूंढ के निकाल के आपको लिखना है। ठीक है, आई थिंक यू अंडरस्टूड कि क्या करना है, किस तरह के करना है। 5 किंगडम क्लासिफिकेशन का चार्ट नहीं बनाया है तो बनाना है। एंड ऑल्सो एनी किंगडम प्लांटे हेडिंग लिखिए, उसके नीचे उसका चार्ट लिखना है। एंड किंगडम एनिमेलिया हेडिंग लिखिए, उसके नीचे उसका चार्ट। अब देखते हैं किंगडम एनिमेलिया के क्या क्लासिफिकेशन। किंगडम एनिमेलिया दो क्लासिफिकेशन है मेनली, एक सेल लेवल का क्लासिफिकेशन, दूसरा टिश्यू लेवल का क्लासिफिकेशन। क्योंकि हम जानते हैं एवरीथिंग स्टार्ट्स विद ए सेल कंबाइन होके टिश्यू बनता है, टिश्यूज़ कंबाइन होके ऑर्गन बनता है, ऑर्गन कंबाइन होके ऑर्गन सिस्टम बनता है, और एक ऑर्गन सिस्टम फिर जाके ऑर्गेनिज्म में डेवलप होता है। ये हायरार्की रहती है। दिस इज़ द हायरार्की विच एक्चुअली is maintained for an organism's development. In the similar way, the classification for animals are mainly differentiated into two types. One is the cell level classification, another is the tissue level classification. किंगडम एनिमेलिया के अंदर आने वाले जो क्लासिफिकेशन है वो पहले आपको नाम बता देते हैं। जस्ट अ मिनट, थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं ताकि दिख सके आप लोगों को। ओके, ठीक है। हाँ, फर्स्ट वन पोरीफेरा, इसके नाम, इन सब के नाम अजीब अजीब है इसलिए ध्यान से पढ़ लेना, पोरीफेरा। सेकेंड वन सीलेंटेरेटा, ये जो दिख रहा है आपको ये है सीलेंटेरेटा। ओके, नेक्स्ट प्लैटीहेलमिंथस। फिर अगला क्लासिफिकेशन है नीमाटोडा, नेक्स्ट क्लासिफिकेशन नीमाटोडा। उसके बाद की क्लासिफिकेशन ये जो लिखा हुआ है 3, इसको अलग अलग बता देते हैं। एनेलिडा मोलस्का, आर्थ्रोपोडा। ये है 3 डिफरेंट क्लासिफिकेशंस, एनेलिडा, मोलस्का, आर्थ्रोपोडा। ठीक है, आई होप यू अंडरस्टूड द नेम्स। ओके,
तो ये 3। फिर आता है एकाइनोडर्मेटा, ठीक है, एकाइनोडर्मेटा। फिर प्रोटोकोर्डाटा, ठीक है। फिर एक पर्टिकुलर कैटेगरी ऑफ ऑर्गेनिजम्स होते हैं वर्टिब्रेटा, किंगडम एनिमेलिया के अंदर आने वाले हैं वर्टिब्रेटा। इसके अंदर आने वाले ऑर्गेनिजम साइक्लोस्टोमेटा, पिजस, एम्फीबिया, रेप्टिलिया, एव्स, ममेलिया, ठीक है। ये है वेरियस कैटेगरी ऑफ किंगडम एनिमेलिया के अंदर आने वाले ऑर्गेनिजम्स। ओके, पोरीफेरा, सीलेंटेराटा, प्लैटी हेलमिंथस, नीमाटोडा, एनेलिडा, मोलस्का, आर्थ्रोपोडा, एकाइनोडर्मेटा, प्रोटोकोर्डाटा। वर्टिब्रेटा कैटेगरी के अंदर आने वाले ऑर्गेनिजम्स जो कोर्डाटा में आते हैं साइक्लोस्टोमेटा, पिजस, एम्फीबिया, रेप्टिलिया, एव्स, ममेलिया। ओके, इन हर एक के नीचे आप लोग हेडिंग पढ़ना एंड हर एक के नीचे एग्जाम्पल्स मिलेंगे। यू हैव टू राइट द एग्जाम्पल्स, 2 एग्जाम्पल्स फॉर ईच। यहाँ पर ये जो दिख रहे हो ये थोड़ा स्पेस बना के लिख लेना अपने आप। ओके, नाउ अब हम बात करेंगे एक एक करके। सी फर्स्ट वन, सेल लेवल के हिसाब से पहला वाला आता है पोरीफेरा। सेल लेवल के हिसाब से, सेल लेवल के हिसाब से पोरीफेरा, पोरीफेरा का नाम इसलिए पड़ा है क्योंकि इनके शरीर में छोटे छोटे छेद मौजूद हैं, पोर्स मौजूद है, इस वजह से इनका नाम पोरीफेरा रखा गया है। एंड पोरीफेरा कैटेगरी के हिसाब से दे आर एक्चुअली जो स्पॉन्ज ऑर्गेनिजम्स रहते हैं समंदर के नीचे, स्पॉन्ज जिसे कहते हैं, वो इसकी कैटेगरी में आते हैं। ओके, सो वो है सेल लेवल ऑर्गेनिज्म। अब अगर टिश्यू लेवल ऑर्गेनिज्म की बात करें तो वो 3 कैटेगरी में बांटे गए हैं टिश्यू लेवल ऑर्गेनिज्म। एक ऑर्गेनिज्म जिसमें एपिडर्मिस या फिर कोई भी बॉडी कैविटी मौजूद नहीं रहती, जैसे ये जो रहता है पोरीफेरा, ये एक्चुअली छेद होता है। इनके केस में ये एक छोटी सी एक कैविटी, बॉडी कैविटी मौजूद रहती है, मतलब छेद जैसा दिखने वाला एक स्ट्रक्चर होता है जिसको एक्चुअली कहा जाता है सीलोम, COELOM, सीलोम। ये अगर किसी ऑर्गेनिज्म में मौजूद रहता है तो उसे कहा जाता है सीलोमेट, ये जो लिखा गया है। जिसके पास नहीं रहता उन्हें कहा जाता है एसीलोमेट, फिर ये वर्ड सीलोमेट, ठीक है। कुछ ऑर्गेनिजम्स ऐसे भी होते हैं जो दिखावटी रहते हैं, मतलब सीलोम जैसा स्ट्रक्चर रहता है लेकिन सीलोम नहीं रहता, बॉडी कैविटी जैसी कुछ रहती है लेकिन नहीं रहता, उन्हें कहा जाता है स्यूडोसीलोम या फिर स्यूडोसीलोमेट। I hope you understood what I am trying to make up with this words. Okay, now those who don't have body cavity, जिनके पास बॉडी कैविटी नहीं रहती, उनको हम क्या कहते हैं, एसीलोमेट। और उनमें 2 कैटेगरी ऑर्गेनिजम्स आते हैं, एक आता है सीलेंटेराटा, दूसरा आता है प्लैटीहेलमिंथस। प्लैटीहेलमिंथस में वो जो अर्थवॉर्म वगैरह आता है वो सारे इसी कैटेगरी में आते हैं, उनके अंदर सिर्फ कोई बॉडी कैविटी कुछ मौजूद नहीं रहती। नेक्स्ट आता है स्यूडोसीलोमेट, नेमाटोडा इसका एक अच्छा एग्जांपल है, स्यूडोसीलोमेट। थर्ड वन सीलोमेट, जिसमें सीलोम मौजूद रहता है। अब वो सीलोम जो मौजूद रहता है वो किस हिसाब से मौजूद रहता है, 2 कैटेगरी ऑफ, उसी के हिसाब से भी 2 कैटेगरी बताई गई है। पहला, द मेसोडर्मल सेल फ्रॉम ए सिंगल सेल ड्यूरिंग ग्रोथ ऑफ एम्ब्रियो। दूसरा, सीलोम फॉर्म्ड फ्रॉम पाउचेस पिंच्ड ऑफ फ्रॉम द एंडोडर्म। अब ये एंडोडर्म क्या है, मेसोडर्म क्या है, ये वगैरह किस चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं वो देख लेते हैं एक बार। सी, हमें पता है दैट मेल और फीमेल गेमेट, मतलब जो मेल गेमेट रहता है और फीमेल गेमेट रहता है, मतलब मेल रिप्रोडक्शन वाले सेल, रिप्रोडक्शन में हेल्प करने वाले सेल, और फीमेल रिप्रोडक्शन में हेल्प करने वाले सेल, जब ये 2 मिल जाते हैं तो इनके मिलने की वजह से एक नया सेल बनता है जाइगोट। ये रिप्रोडक्शन का एक केस बता रहे हैं, ठीक है। ये जाइगोट फिर बाद में और ज़्यादा डेवलप होता है और ये बनता है जाके एम्ब्रियो, ठीक है। इतना क्लियर, मेल रिप्रोडक्शन वाला सेल, फीमेल रिप्रोडक्शन वाला सेल कंबाइन होके जाइगोट बनता है। दिस जाइगोट डेवलप्स इनटू एम्ब्रियो। अब इस एम्ब्रियो का क्या होता है, एम्ब्रियो एक स्ट्रक्चर में फॉर्म हो जाता है, एम्ब्रियो एक पर्टिकुलर स्ट्रक्चर में फॉर्म हो जाता है, कुछ इस तरीके का डबल लेयर स्ट्रक्चर, कुछ इस तरीके का डबल लेयर स्ट्रक्चर इसमें पाया जाता है। ओके, इसमें 3 लेयर होते हैं वैसे,
इसमें 3 लेयर होते हैं। ये अंदर का जो लेयर दिख रहा है, इट इज़ एक्चुअली द एंडोडर्म, सबसे अंदर का लेयर। ये बाहर का जो लेयर दिख रहा है, दिस इज एक्चुअली एक्टोडर्म, ठीक है, एंडोडर्म, एक्टोडर्म। और ये बीच का जो लेयर दिख रहा है, इसको कहा जाता है मीसोडर्म। यानी कि हम ऑर्गेनिजम्स, लिविंग ऑर्गेनिजम्स, स्पेशली ह्यूमन बींग्स जिनका डेवलपमेंट हुआ है, वो कुछ इस तरीके के एक सेल से ही हुआ है। हमारा एक्टोडर्म, हमारा एंडोडर्म, हमारा मीसोडर्म डेवलप होके हमारे अलग अलग पार्ट्स बने। आई बात समझ में? ये जो एक्टोडर्म दिख रहा है आप लोगों को, दिस एक्टोडर्म एक्चुअली डेवलप्स इनटू आवर हैंड, आवर लेग्स, आवर डिफरेंट बॉडी पार्ट्स विच आर सीन आउटसाइड। ये एंडोडर्म जो दिख रहा है आपको, ये एंडोडर्म हमारे बॉडी के अंदर के डिफरेंट पार्ट्स को डेवलप करने में मदद करता है, और ये जो मीसोडर्म है, ये इन दोनों को असिस्ट करने में हेल्प करता है। सो ये 3 लेयर वाला स्ट्रक्चर होता है किसका, किसके बारे में बात कर रहे थे हम? वी वर टॉकिंग अबाउट द एम्ब्रियो, वो चीज़ जहाँ से हमारा डेवलपमेंट होता है। इस एम्ब्रियो के 3 लेयर वाले स्ट्रक्चर के बारे में हम बात कर रहे हैं। अब कुछ यही चीज़ हम यहाँ पर भी बात करेंगे। सी सीलोमेट स्ट्रक्चर वाले ऑर्गेनिजम्स में दो डिफरेंट टाइप ऑफ डेवलपमेंट होता है। एक मेसोडर्म वाले सेल्स से द्वारा डेवलप, दूसरा एंडोडर्म वाले सेल्स के द्वारा डेवलप। मेसोडर्म मतलब बीच वाला लेयर, एंडोडर्म मतलब एकदम अंदर वाले लेयर्स। तो जो मेसोडर्म से डेवलप होते हैं वो होते हैं एनालिडा, मोलस्का, आर्थ्रोपोडा। आर्थ्रोपोडा में सारे इंसेक्ट्स जो रहते हैं, हनी बी, वास्प, एंट, ये सारे के सारे जो इंसेक्ट्स जितने भी रहते हैं वो सारे आर्थ्रोपोडा कैटेगरी में आते हैं। स्पाइडर, ये सब कुछ इसमें आ जाता है, ठीक है। फिर आते हैं एंडोडर्म से डेवलप होने वाले ऑर्गेनिजम्स। वो 2 टाइप के होते हैं, एक जिनमें नोटोकोड नहीं रहता, दूसरे जिसमें नोटोकोड रहता है। नोटोकोड एक फ्लैट स्ट्रक्चर है जो हमारे बैकबोन को हेल्प मतलब कवर करने में मदद करता है। सो जिसमें नोटोकोड नहीं रहता वो ऑर्गेनिज्म होते हैं एखाइनोडर्मेटा। समुद्री ऑर्गेनिजम्स ज़्यादातर एखाइनोडर्मेटा कैटेगरी में भी आते हैं। फिर आता है एक ऑर्गेनिज्म कैटेगरी जो है कोरडेटा, जो है क्या है, कोरडेटा। कोरडेटा कैटेगरी, दे आर ऑफ 2 टाइप्स। वन, जिसमें ऐसे कोरडेटा कैटेगरी जिसका कोरडेटा बहुत रूडिमेंट्री रहता है, मतलब बहुत ज़्यादा डेवलप्ड नहीं रहता। और दूसरी कोरडेटा कैटेगरी जिसमें नोटोकोड वर्टिब्रल कॉलम में रिप्लेस हो जाता है। जैसे हमारी रीढ़ की हड्डी है, वो वर्टिब्रल कॉलम है, तो नोटोकोड डेवलप होके वर्टिब्रल कॉलम में अगर डेवलप हो जाता है तो ऐसे ऑर्गेनिज्म वर्टिब्रेटा में आते हैं, और जो डेवलप नहीं हो पाते हैं वो प्रोटोकोर्डेटा में आ जाते हैं, ठीक है। अब देखते हैं कोर्डेटा कैटेगरी में आने वाले वर्टिब्रेटा ऑर्गेनिजम्स कौन से। फर्स्ट, साइक्लोसोमेटा, ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो जोलस रहते हैं, जिनका जबड़ा नहीं रहता, जैसे इलेक्ट्रिक ईल वगैरह। सेकंड, पिसस, पिसस में सारे के सारे फिशेस आ जाते हैं। एम्फीबिया, ऑर्गेनिजम्स जो पानी में भी और ज़मीन में भी रह सकते हैं। उनके स्किल की कैटेगरी के बारे में बताया गया है, दे हैव अ स्लिमी स्किन। इनका एक्सोस्केलेटन मतलब बाहरी जो स्केलेटन रहता है वो स्केल रहता है। आप देखा होगा अपने फिशेस का जो बाहर का स्केलेटन है वो फिन, उसके स्केल्स मौजूद रहते हैं। या फिर अगर आउट ऑफ द टॉपिक अगर बात करें रेप्टाइल्स, जैसे फॉर एग्जांपल स्नेक्स के बारे में बात करें, स्नेक्स की जो बाहर का स्केल है, ये बाहर का हिस्सा वो बहुत रूखा है, स्केल जैसा स्ट्रक्चर है, और इनके अंदर कार्टिलेज या बोन जैसे स्ट्रक्चर पाए जाते हैं। इनके केस में भी स्किन बहुत ज़्यादा स्केल लेस है, स्लिमी है, ओके। देन टॉकिंग अबाउट रेप्टिलिया, रेप्टिलिया एक्सोस्केलेटन स्केल का बना हुआ रहता है, ये अंडे देने वाले ऑर्गेनिजम्स हैं, रेप्टिलिया, रेप्टाइल्स जिसे कहते हैं। फिर आता है एव्स, एव्स बर्ड्स ऑर्गेनिजम्स, जो बर्ड्स होते हैं वो एक्सोस्केलेटन इनका जो रहता है फेदर का बना हुआ रहता है। फिर आता है ममेलिया, इनका एक्सोस्केलेटन बाल होता है, मतलब हम ऐसे ऑर्गेनिजम्स के अंदर आते हैं ममेलिया। हम अपने बच्चों को मतलब हमारे जब यंग वंस डेवलप होते हैं मैमल्स के केस में, तो हम हमारे मैमल्स के केस में अपने ऑर्गेनिजम्स को दूध देने लायक होते हैं। So this is the actual categorization of organism that comes under kingdom Animalia.
आई होप यू अंडरस्टूड व्हाट इज किंगडम एनिमेलिया। तो ये पूरी चीज़ आपको ड्रॉ करनी है किंगडम एनिमेलिया हेडिंग के नीचे, और 100 के नीचे एग्जाम्पल्स लिखना है। किस किस के नीचे बताया था? पोरीफेरा, सिलेंटराटा, प्लैटीहेलमिंथस, अनिलिडा, मोलस्का, आर्थ्रोपोडा, एखाइनोडर्मेटा, कोडेटा, प्रोटोकोडेटा, साइक्लोस्टोमेटा, पीसेस, एम्फीबिया, रेप्टिलिया, एव्स, ममेलिया। So beneath these you have to draw the diagrams. Okay, and ये एक छोटा सा टॉपिक, ये कुछ ज़्यादा ख़ास नहीं है, इसका आप नोट्स अपने आप बनाएंगे, नोट्स टू बी मेड योरसेल्फ, अपने आप पढ़ेंगे, अपने आप बनाएंगे। नॉमेनक्लेचर के बारे में, मतलब ऑर्गेनिजम्स को नाम किस तरीके से दिया जाता है, कुछ स्टेप्स बताया गया है, ध्यान से पढ़ना। एंड स्टेप्स के हिसाब से आपको अपने आप एक एग्जाम्पल ढूंढ कर लिखना भी होगा। ओके, सो यू हैव टू डू इट बाय योरसेल्फ। ये किसने इसकी डिस्कवरी की थी, इसके क्या क्या प्रोसेस रहते हैं, यू हैव टू राइट द नोट्स बाय योरसेल्फ। सो दैट्स ऑल द चैप्टर इज। इसके नोट्स आपको लिखने होंगे, 2-3 चार्ट्स आपको बनाने होंगे जो नोटबुक के अंदर ही, और कहीं नहीं, साइंस नोटबुक में ही। So that's all about this chapter because this chapter was cancelled. So ज़्यादा मैंने डिटेल में नहीं पढ़ाया, नहीं तो ये चैप्टर ख़त्म होने में लगभग 1 या 2 हफ्ता लग ही जाता है, बिकॉज इट इज़ एन इन डेप्थ चैप्टर, अच्छी तरह से पढ़ाना होता है। So since it's been cancelled, you need to only draw that chart, you need to only understand the names and what are the categories or what are the examples which come under them, and nomenclature ये आपको अपने आप पढ़ना होगा। nomenclature ये कैंसिल किया गया नहीं है, अप टू माय नॉलेज, मेरे हिसाब से आई थिंक कैंसिल नहीं है, बट स्टिल ये आपको लिखना तो होगा ही होगा, कैंसिल हो या ना हो, बिकॉज नॉमेनक्लेचर के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। ओके, विथ एग्जांपल, एग्जांपल इस पूरे पैराग्राफ के अंदर आपको नहीं लिखेगा, एग्जांपल आपको खुद ढूंढना होगा। ओके, सो दैट्स ऑल अबाउट टुडेज क्लास। आई होप you understand what to write and what not to write, and also understood the basic concepts about this. So that's all for today. In the next class we will join with the next new chapter. Thank you and have a nice day.